नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खास कार्यक्रम में आज हमारा मुद्दा है दलों के बीच मुसीबत बने बागी। चुनावी मौसम में इन दिनों अपने शबाब पर है। 5 राज्यों में सियासी बिसात बिछ चुकी है। चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों की तरह उनके नेताओं में भी सियासी अरमान जगते हैं। वे सभी इसी मौसम में अपने लिए बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं और पार्टी के समर्थन से राजनीति की अगली सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं। वे टिकट और पद के लिए अपना अपना दावा पेश करते हैं और जब उनके दावे को मान्यता नहीं मिलती तो बगावत पर उतर आते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सभी दलों को अपने अंदर ऐसे नेताओं को बागी तेवर का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में तो कई जगह प्रदर्शन काफी उग्र चल रहा है। अंदरूनी बगावत का शिकार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हैं। इस बगावत से बचने के लिए दोनों दलों को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में न सिर्फ काफी देर लगी, बल्कि कुछ जगहों पर तो विरोध इतना बढ़ा कि उम्मीदवार बदलने पड़ गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने घोषित 7 उम्मीदवार बदल डाले, वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को 1 उम्मीदवार बदलना पड़ा। कांग्रेस को 2018 विधानसभा चुनाव की अभी याद है। कांग्रेस किसी तरह बहुमत के आंकड़े को छू पाई थी और सरकार बनाने में सफल हुई थी, लेकिन बाद में कुछ विधायकों के टूटने से सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के लिए उनके बागी उम्मीदवार मुसीबत बने थे। उनके उम्मीदवारों के हारने में ये एक बड़ी वजह भी बनी थी। साथ ही बीजेपी भी इससे पूरी तरह अछूती नहीं है। राजस्थान में बीजेपी ने फिलहाल दूसरी लिस्ट में वसुंधरा समर्थकों को टिकट देकर बगावत को थाम लिया है, लेकिन आगे जब और लिस्ट जारी होगी तो देखना होगा कि पार्टी कैसे संतुलन साधती है। वहीं पिछले 2 विधानसभा चुनाव कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार के पीछे बागी नेताओं की अहम भूमिका मानी गई थी। ऐसे में अब धीरे धीरे और संभल कर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा रहे हैं और उसी हिसाब से नॉमिनेशंस भी हो रहा है। इन राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज होगा, बगावत की आंच कम होती जाएगी। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल में कुछ मेहमान मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रखर दीक्षित जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमनप्रीत कौर जी भी मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जिस प्रकार से लगातार विधानसभा चुनाव का आगाज 5 राज्यों में हो गया है और ऐसे में लगातार बागी सामने आ रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजय खैरा जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव को लेकर समीकरण बैठ रहा है, ऐसे में अब बागी भी खुलकर सामने आ रहे हैं। तो आज सबसे पहले मैं विजय खैरा जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से नेताओं का बागी हो जाना, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा पार्टी पे? चुनाव में जी 2 चीजें हमेशा अहम रहती है। प्रत्याशी की अपनी क्या हैसियत है पब्लिक में, कितना लोकप्रिय है, और दूसरी बात वो किस पार्टी से है, उस पार्टी की हैसियत क्या है, वो कितनी लोकप्रिय है, उसके काम क्या है। इन दोनों बातों के बैलेंस पर प्रत्याशी लड़ते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। जब प्रत्याशी को ये लगता है कि उसकी हैसियत बहुत ज्यादा है और वो चुनाव जीतने की क्षमता रखता है, पार्टी जब उसको निगलेक्ट करती है तो वो संशय में होगा ही होगा कि मैं पार्टी में बना रहूं या मैं अपनी ताकत दिखाऊं। ताकत दिखाने के लिए या तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है वो, और पार्टियां ऐसी जातियां करती रहती हैं, ऐसा होता रहता है। मैं 2 उदाहरण आपको खाली दूंगा इस समय। इंदिरा गांधी से ज्यादा बड़ा आज तक दल बदल में या पार्टी के साथ धोखा करने में कोई आज तक नेता पैदा नहीं हुआ जी। हुआ ये था कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के चुनाव में नीलवा संजीवा रेड्डी को टिकट दिया। ये चाहती थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी चाह रही थी किसी तरह से बीबी गिरी को टिकट दिया जाए। कांग्रेस हाईकमांड में उनकी नहीं चली, बहुमत से टिकट नीलमा संजीवा रेड्डी को हो गया। तो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में बोला पार्टी से कोई बना नहीं, आत्मा की आवाज पे वोट दो। तो इंदिरा गांधी जी का कैंडिडेट जीत के इंडिपेंडेंट बीबी गिरी साहब राष्ट्रपति बन गए। लेकिन फिर पार्टी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक्शन किया तो उनने कांग्रेस आई बनी। तो मैं कह रहा हूँ पार्टी में रह के भी पार्टी का विरोध करना, पार्टी की प्रत्याशी का विरोध करना, वो भी एक प्रधानमंत्री को ऐसा हो चुका है। अब उनका कोई भी कारण हो, वो नहीं समझते उनको प्रत्याशी में, उनको व्यक्तिगत कुछ नहीं हो रहा उस समय, लेकिन ऐसा हुआ है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, बस 1 सेकंड के लिए माफ करना। मेरे पिताजी सन 92 में फ्रीडम फाइटर के कांग्रेस के विधायक थे। 57 में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी इकट्ठी हुई तो ये तय हुआ कि एक ही एमएलए लड़ेगा।
तो ऑब्जर्वर भेजा गया फिरोज गांधी को ललितपुर में, उन्होंने लिखा मैंने रमानाथ खैरा मेरे पिताजी से अधिक आज तक लोकप्रिय आदमी नहीं देखा, इसके बावजूद उनका टिकट कांग्रेस ने कटा। तो क्या करते वो, बने रहते? नहीं, पार्टी छोड़ी, इंडिपेंडेंट लड़े और दोनों जगह से निर्दलीय जीत गए 57 में। तो दिस इज नथिंग न्यू। तो आज भी जो हो रहा है, अगर कोई आदमी लोकप्रिय है तो या तो दूसरी पार्टी तलाशेगा, अगर पार्टी और उसके थोड़े बहुत उद्देश्य मिलते जुलते हो तो। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का आदमी कभी सपा में चला जाए। मैं नहीं समझता हूँ चाहे कितना लोकप्रिय हो, पार्टी कितना अन्याय करे, एक कांग्रेसी सपा में नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ड्रैगन जोन है। लेकिन अगर बीजेपी में आ सकता है तो बीजेपी के पास भी आज वही एम्स ऑब्जेक्ट है जो कभी कांग्रेस में थे, यानी गांधीवाद। आज मोदी जी जब से आए हैं 10 साल से पूरी की पूरी पार्टी गांधीवाद की, रामराज की स्थापना जो गांधी जी ने स्वप्न देखा था वो मोदी जी पूरा कर रहे हैं जी। तो कांग्रेस ने भी वो सपना देखा लेकिन किया उसमें कुछ नहीं था, इतना ही फर्क है जी। तो अगर कोई आदमी उनके साथ है, उसके साथ जाते होते वो पार्टी छोड़ के जाता है, जाते रहते हैं। बहुत बार जब सिंधिया जी के साथ उन्हें घुटन हुई, 2 महीने तक राहुल गांधी ने समय नहीं दिया, उनके साथ 27 विधायक थे, वो अपनी हैसियत रखते थे। अब इतनी बेइज्जती जब आप करोगे, और उत्तर प्रदेश में वो चुनाव प्रभारी थे प्रियंका जी के साथ, जब कांग्रेस हारी तो बजाय प्रियंका के सिंधिया जी के ऊपर लगा दिया गया कि आपकी वजह से हारे हो प्रियंका, कुछ नहीं हुआ, उनको राज्यसभा नहीं दी। तो जाएगा ना ऐसा आदमी छोड़ के, घुट के आपका नौकर तो नहीं है ना पार्टी का। गए वो इसीलिए, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई सिंधिया जी ने, और उस ताकत द्वारा जीत के आए उनके लोग जी। तो मतलब ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है राजनीति में, ये सभी पार्टियों में और सभी लोगों के साथ ये होता रहता है। चलिए सर, हमारे साथ कांग्रेस से प्रखर दीक्षित जी भी मौजूद है। सर, आपसे मैं यही सवाल लेना चाहूंगी कि देखिए अब तक 7 प्रत्याशी चुनाव से पहले आप लोग बदल चुके हैं, पहले 4 प्रत्याशी बदले गए थे और अब 3। ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि चुनावी प्रत्याशी जो है वो काफी ज्यादा संघर्ष में ही हो गए हैं और काफी ज्यादा विरोध भी कर रहे हैं पार्टी का। ऐसे में 2 चीजें हो, जैसा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी, मैं नाम नहीं सुन पाया, क्षमा चाहूंगा, तो उन्होंने विजय खैरा जी, हाँ विजय खैरा जी ने बड़े अच्छे से बात कही कि कांग्रेस में विरोध होता रहा और बीजेपी की बात उन्होंने कोई नहीं करी। तो अब बीजेपी की बात अगर राजस्थान की करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जी जो हैं वही विरोध में है, उनका ही नाम दूसरी लिस्ट में आया। उनके जितने भी प्रत्याशी थे, उनके जितने भी समर्थक थे, किसी को टिकट नहीं मिला। जब ये बात होने लगी कि विरोध करेंगी वो इलेक्शन में, तब जाकर के कहीं बीजेपी ने उनको और उनके प्रत्याशियों को, उनके समर्थकों को एडजस्ट करने की कोशिश करी। और कांग्रेस की जहां तक बात है तो राजस्थान में कम से कम अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में कांग्रेस पक्ष में है। अगर कांग्रेस कोई भी टिकट चेंज करती तो जैसा खैरा जी ने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी अपने आप को मजबूत समझता है और ये समझ सकता है कि वो इंडिपेंडेंट या किसी और पार्टी के साथ जाकर के, जो कि राजस्थान में 2 पार्टियां मजबूत है, एक कांग्रेस है और दूसरी बीजेपी मानते हैं जो विपक्ष में है इस समय, तो किसी भी तरीके से वो आदमी बीजेपी में जा सकता है और किसी पार्टी जहां वो समझता है कि हैसियत रखता है वोट गार्नर करने की, वहां पे जा सकता है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक विचारधारावादी पार्टी है, कोई व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है किसी से। और अगर हमको ये समझ में आता है कि कांग्रेस की पार्टी की नीतियों पे कोई निजी तरीके से नहीं चला है या कांग्रेस की जो आलाकमान है उसका उन्होंने विरोध किया है किसी भी तरीके से, तो उनका टिकट काटने में ना तो इतिहास गवाह हम लोग पीछे हटे हैं, न वर्तमान में पीछे हटेंगे और न भविष्य में पीछे हटेंगे। और जहां तक बात है टिकट काटने न काटने की, तो बीजेपी अपने हाथ जला करके कर्नाटक में बैठी हुई है अभी, हिमाचल में बैठी हुई है अभी, तो इन्हें तो अच्छा इसका उदाहरण मिल चुका है। और इनके क्योंकि मैं मूलतया उत्तर प्रदेश से हूँ तो थोड़ा आपको उत्तर प्रदेश का भी बताता हूँ कि 1 तिहाई से अधिक इन्होंने वो बदले थे विधायक पिछले इलेक्शन में, लेकिन जातिगत समीकरण और पार्टी के समीकरण इन्होंने अच्छे बैठाए तो इनको वापस बहुमत मिला आदि चीजों के उसमें। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे खैरा जी ने अच्छा कहा कि जो भी पार्टी अपने आप को सशक्त समझेगी या जो भी कैंडिडेट अपने आप को सशक्त समझेगा वो बेटर अपॉर्चुनिटी तलाश करेगा, ये मेरा कहना है। जी देखिए, आपने तो कह दिया कि बेटर अपॉर्चुनिटी तलाश करेगा, लेकिन अमनप्रीत जी के पास मैं पहुंचना चाहूंगी। मैम, चुनाव से पहले तमाम प्रत्याशियों को पार्टियां वादा करती हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर पार्टी का यही है कि प्रत्याशी को वादा करती हैं कि हम आपको टिकट देंगे, लेकिन चुनाव की जब लिस्ट निकलती है तो प्रत्याशी के हाथ लगती है हताशा। ऐसे में प्रत्याशी क्या करेगा? उसकी तो उम्मीदें टूट रही है ना। हिमाचल और कर्नाटक का अगर हम रिजल्ट देखें तो वहाँ पे बागी उम्मीदवारों ने बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाई है। इसलिए शायद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही
अपने उम्मीदवारों से बहुत एक डर रख रही है और अपने बाकी उम्मीदवार कहीं एक्टिव ना हो जाएं या उनके विरोध में खड़े ना हो जाएं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए शायद वो इतना धीरे धीरे अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर रही है। इवन ऐसा हुआ कि एक बार तो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी करने के बाद एक दिन पहले जब वो जनहित करनी थी तो उसके एक दिन पहले अपने जो 7 उम्मीदवार है उनका नाम जो है बदल दिया। आपने देखा जैसे भाजपा का भी राज्यवर्धन राठौर जैसे जहां से उम्मीदवार चुने गए थे वहां पे उनका बहुत विरोध हुआ कि उनको क्यों लिया गया है, हालांकि वो वहां से सांसद हैं। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम देखें चित्तौड़गढ़ की बात करें तो वहां पे चंद्रभान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका टिकट कट गया, इसलिए लोगों ने उनका विरोध किया। वहां पे आपने देखा कि बहुत बड़ी उन्होंने रैली करी है इस विरोध में कि हमारे जो चंद्रभान सिंह हैं उनका नाम जो है वो लिस्ट में से क्यों काट दिया गया। तो ये चीजें जैसे अभी सिंधिया जी का भी नहीं पहली लिस्ट में जारी किया नाम, उसके बाद उनके जो लोग थे उनके जो हितैषी थे वो भी नाराज हो रहे थे। आपने देखा जैसे कृपाल परमार की बात करें हम लोग, जब हिमाचल में वो बागी हो गए थे उनको मनाने के लिए तो प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी का भी उनको कॉल गया था। और अगर कर्नाटका की बात करें तो वहां येदियुरप्पा जब बागी हो गए थे तो उसका जो खामियाजा है वो भाजपा को भुगतना पड़ा। शायद इसीलिए ये दोनों पार्टियां जो हैं वो इस चीज को लेके बहुत ही ध्यान रख रही हैं कि इनकी जो लिस्ट है उसमें किन किन उम्मीदवारों के नाम इन करे जाए और किन किन के आउट करे जाएं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर उम्मीदवार जो हैं वो बागी हो गए और उन्होंने अपनी जो अलग पार्टी या उन्होंने अलग तरह से अपना जो फैसला कर लिया चुनाव लड़ने का, तो उसका खामियाजा जो है वो दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा। देखिए, मैं बात करना चाहूंगी प्रखर दीक्षित जी से। सर, मेरा सवाल आपसे है, देखिए मोदी जी जो है लगातार जब भी राजस्थान के दौरे पे जा रहे हैं तो कहते नजर आ रहे हैं चुनावी रैलियों में कि जब प्रत्याशियों को वोट डालने जाएं तो मेरे नाम पर वोट डालिए, प्रत्याशियों के चेहरा नहीं देखिए, हमारा चेहरा देख के वोट डालिए। लेकिन लगातार बीजेपी ये इल्जामात लगा रही कि आपके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, ये आपके लिए दुविधा का कारण हो सकता है। नहीं, हमें स्टेट के इलेक्शन लड़ने के लिए सरकारी 6,000 करोड़ रुपए खर्च करके और एक चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है जी। प्रधानमंत्री जी इलेक्शन रैली में जाते हैं, उससे पहले सेंट्रल सीपीडब्ल्यूडी का बांध उद्घाटन कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी एक स्कूल का उद्घाटन करने चले जाते हैं। तो बीजेपी तो पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। और जहां तक चेहरे की बात है तो 6,000 करोड़ रुपए तो मेरे ऊपर खर्च कर दीजिए, मैं भी प्रधानमंत्री जितना बड़ा चेहरा बन। लेकिन सर लगातार जी प्रखर सर, लगातार सवाल तो उठ रहा है ना कि सीएम का चेहरा आपके पास है, बीजेपी के पास नहीं है। अब बीजेपी भी यही कह रही है कि हम पीएम के नाम पे लड़ रहे हैं, हम कमल को दिखा के लड़ रहे हैं। नहीं, तो मैं तो अलग बात कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री के चेहरे पे लास्ट बार कांग्रेस ने कब इलेक्शन लड़ा था? कांग्रेस में इस तरीके से इलेक्शन लड़ा ही नहीं करते। प्रधानमंत्री जी को अगर ये लगता है और बीजेपी को ये लगता है कि वो उनका सबसे स्ट्रांग चेहरा है तो वो करते हैं। आज की तारीख में अगर मैं बैठे हुए लोगों से पूछ लूं कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन है, या इतने प्रदेशों में इन्होंने चीफ मिनिस्टर बदले हैं, बहुत सारे प्रदेशों के इनके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो नाम नहीं बता पाएंगे जी। थोड़े दिन बाद आप इसी तरह में समझ लीजिए, आप इस तरीके से जिस तरीके से परिपाटी जो चल रही है कि पार्टी सर्वोपरि, प्रधानमंत्री सर्वोपरि और प्रदेश के लोगों की आकांक्षा जीरो जी। विजय खैरा जी, देखिए प्रखर जी ने लगातार सीधे सीधे ये कह दिया है कि आप लोग प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ रहे हैं, आपके पास प्रत्याशियों का चेहरा नहीं है। वही राजस्थान की अगर बात करें तो सीएम फेस भी आपके पास नहीं है। लगातार कांग्रेस शुरू से ये बात कहती नजर आई है, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे थोड़ी सी हंसी सी आ गई थी, हल्की सी जी। प्रवक्ता जी ने जो बोला है, इंदिरा गांधी के नाम पर तो सारे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते ही रहे। आपकी कैसे हिम्मत पड़ गई ये कहने की? छोटे से छोटा चुनाव भी इंदिरा जी के नाम से लड़ा जाता था, उन्हीं के पोस्टर अंडमान में लगते थे। तालापुरा से लेके किसी भी गांव तक, आप मथुरा कहीं जाएंगे दुनिया में, सिर्फ इंदिरा जी के नाम पर आप वोट मांगते रहे। ये कहना तो गलत होगा। उस समय इंदिरा जी प्रखर नेता के रूप में उभरी भी थी, बांग्लादेश भी उन्होंने बनाया, इनको उनके नाम पर वोट भी खूब मिले। तो आज अगर नरेंद्र मोदी जी ने काम दिखाया है और उन्हें हिंदुस्तान को एक विश्व में एक बड़ा विशाल पेड़ खड़ा करके दिखा दिया है, विशाल का ट्री कि हिंदुस्तान भी कोई ताकत रखता है। तो मोदी जी ने जो काम कर दिए हैं, गांव में बिजली, पानी, क्या बोलूंगा नहीं, अभी शौचालय सब कर दिए हैं, तो मोदी जी के नाम पर वोट मांगने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है हमें। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी जी जी। क्योंकि
सर कोई जवाब भी देने दीजिए ना, नेतृत्व हो प्रखर दीक्षित जी पार्टी का, जवाब देना चाह रहे हैं जी। कोई भी मुखिया हो, क्योंकि नेतृत्व हो इंदिरा पार्टी का। इंदिरा जी की बात करी है जी। तो इंदिरा जी 84 में दिवंगत हो गई और 84 से हम अभी नहीं, नाम लगभग भगवान 35 मांगने की साल बात आगे आ की चुके है। हैं। मैं एक बात आपने करता कहा, हूँ तो नहीं कि क्यों आप मांग रहे हो मोदी जी के साथ? बीजेपी पार्टी अगर आप इतिहास में इंदिरा जी के नाम पर जीने वाली मांग पार्टी है, सकते हैं और कभी मुझे औरंगजेब से ऊपर नहीं निकल पाई, कभी अपनी ऐतिहासिक गलतियों को कभी ठीक नहीं कर पाई। जी। रही बात बांग्लादेश की तो अगर इंदिरा जी ने बांग्लादेश बनाया और उनका चेहरा हर पोस्टर बैनर और दूरदर्शन पे मान लीजिए प्लास्टर हो गया, जो आपका कहना है जिसका मैं खंडन करता हूँ, तो जी। प्रधानमंत्री जी भी बता दें कि उन्होंने क्या पाकिस्तान को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी भी बता दें कि उन्होंने डोकलाम में कुछ क्या नहीं किया। बिगाड़ सके। प्रधानमंत्री जी भी बता दें कि लेह लद्दाख में क्या हुआ, पंगोंग लेक में क्या हुआ, देखिए, हमारे सैनिक जो मरे उसका उन्होंने क्या किया। प्रधानमंत्री जी ये भी बता दें कि कतर में 8 नेवी के जवानों के ऊपर कल जी जी सर जवाब तो देने दीजिए, प्रखर जी जवाब देने दीजिए उनको, आपने सवाल किया जवाब तो सुन लीजिए उनका जी। मैं बोल रहा था उस समय, बीच में इनने कुछ बोला, मैं अच्छा बोल लीजिए, लेकिन ऐसे तो नहीं कि पूरे टाइम ले लेंगे मेरा। जी जी जी। मैंने ये कहा था, इंदिरा जी ने उसका खूब लाभ उठाया और झूठे नारों का भी लाभ उठाया, सूत्री का लागू नहीं हुआ लेकिन उठाया। लेकिन विजय खैरा जी मेरा सवाल ये था कि उम्मीदवारों के चेहरे नहीं नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए क्या जरूरत पड़ गई कि आम प्रत्याशियों के टिकट काटकर आप लोग जो है बीजेपी में डायरेक्ट केंद्रीय मंत्रियों की विधानसभा में पैराशूट लैंडिंग कराई जा रही है, ये सवाल भी तो बन रहा है ना। बिल्कुल बन रहा है जी। आपका सवाल बन भी रहा है और जवाब भी देना जरूरी है जी। जल्दी से सर वक्त का अभाव है। जब प्रत्याशी हार जाएंगे जी। और सरकार नहीं बनेगी तो आप तो कुछ नहीं बोलेंगी ना। मोदी जी तो नहीं हारे, जैसे अभी रोज रोज कर्नाटक में चिल्लाते हैं कि मोदी जी ने क्या किया जी। अब आप फिर जब वो क्रेडिट कर जाती है, क्रेडिट भी जाती है प्रधानमंत्री के ऊपर, नेतृत्व के ऊपर, जो भी हो नेतृत्व के ऊपर क्रेडिट भी जाती है। जब अगर लड़ाई हारे थे तो नेहरू जी को आज तक किसी ने माफ नहीं किया, नेहरू जी वॉज द लीडर। आज मोदी जी जब जीतते जा रहे हैं हर फ्रंट के ऊपर तो मोदी जी को उसका क्रेडिट मिलेगा और वो पार्टी के मुखिया है, उनका लाभ हम लेंगे, हर स्तर पर लेंगे। आपको तकलीफ हो रही है तो आप राहुल गांधी का ले लो ना सब जगह नाम। चलिए प्रखर दीक्षित जी जवाब दीजिए, सर कह रहे हैं कि आपको तकलीफ हो रही है तो आप भी राहुल गांधी का नाम ले लीजिए। और देखिए अगर एक तरफ मोदी जी स्टार प्रचारक के तौर पे चुनावों में उतरे हैं तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी उतरे हैं। नहीं, मैं तो अलग बात कह रहा हूँ जी। हमारे लीडर तो 3000 किलोमीटर पैदल चल के पूरी भारत भ्रमण किया है, मोदी जी भी कर लें, क्या समस्या की बात है। दूसरी बात ये नहीं कि आपने हार की बात का ठीकरा तोड़ा तो आप ये प्रवक्ता है पार्टी के, मैं तो प्रवक्ता भी नहीं। सर खैरा जी बोलने तो दीजिए, जवाब तो लेने दीजिए जी, जवाब देने दीजिए। खैरा जी आपने कहा कि हार का ठीकरा फूटता है, हार का ठीकरा फूटता है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पार्टी हार रही है वहाँ शीर्ष नेतृत्व से लेकर के एक कार्यकर्ता जिम्मेदार है। चलिए ये कहकर के दिखा दीजिए कि अमित शाह जी और मोदी जी जिम्मेदार है कर्नाटक और हिमाचल बिहार का, आप ये कह दीजिए। चलिए हमारे साथ अमनप्रीत जी भी मौजूद है, उनसे भी मैं सवाल लेना चाहूंगी। अमनप्रीत जी जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियां चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, कोई पहली बार नहीं हुआ है और ना ही प्रत्याशियों का बागी होना पहली बार है, लेकिन समाधान क्या है? प्रत्याशी इतना उम्मीद लगाते हैं पार्टियों से लेकिन पार्टियां डायरेक्ट केंद्रीय मंत्रियों की लैंडिंग करा देती है विधानसभा चुनाव में। राजनीति में उम्मीदवारों की भी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल बदल चुकी है। पहले ऐसा होता है कि भावनाओं के साथ कोई भी बंदा था वो राजनीति के साथ जुड़ता था, राजनीतिक दल के साथ जुड़ता था। जैसे कोई कांग्रेस के साथ है या भाजपा के साथ है तो उनके जो मनोदशा है, उनकी जो ऐसा होता है उनकी थिंकिंग जो है, उनकी थॉट्स जो हैं वो उस पार्टी के हिसाब से होती थी, तभी वो उनके साथ जुड़ते थे। पर आजकल ये एक बिजनेस बन गया है। ये ऐसे होता है कि एक पार्टी अगर टिकट नहीं देती, आपने भी देखा है कि बहुत लोग कोशिश कर रहे थे भाजपा में जाने की, अगर उनको वहां टिकट नहीं मिली तो तत्परता में उन्होंने कांग्रेस में जाने का डिसीजन जो ले लिया। या फिर जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें, उन्होंने देखो पिछली बार क्या हुआ था कि बनी बनाई कांग्रेस की सरकार जो है वो गिरा दी थी सिर्फ इसलिए कि वो 22 विधायकों के साथ बागी हो गए थे और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। अगर एक पार्टी किसी को ज्वाइन करवा रही है या एग्जिट उनको मरवा रही है तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन निश्चित कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब जिसका दिल करे किसी भी पॉलिटिकल दल में चला जाए। ऐसे लोगों को भी, बहुत सारे जो वोटर्स होते हैं उनको भी जो उत्साह है उनका वोटिंग में वो कम नजर आता है और उनको भी ऐसा होता है कि हम किसको वोट दें, कौन हमारी ज्यादा सुनेगा। जैसे आपने देखा कि भाजपा वालों ने ज्यादातर जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव में उतार दिए हैं। अब एक बंदा जो सांसद चुन के आया हुआ है वो क्यों विधानसभा के इलेक्शन में जाके ज्वाइन करेगा या फिर वहां से क्यों लड़ेगा?
तो ये जो है एक डर रहता है कि कहीं हम इलेक्शन जो है वो हार नहीं जाए। ऐसे कांग्रेस ने बहुत सारे जो अपने प्रत्याशी थे उनको रिपीट कर दिया है। अगर रिपीट ही करना था तो कांग्रेस अपनी जो सूची है उसको लाने में इतनी देरी क्यों कर रही थी? तो ये जो दोनों में ही एक ऐसी सिचुएशन तो बनी हुई है दोनों पार्टियों में, क्योंकि भले वहां पे आप भी है, वहां पे सपा भी है, पर फिर भी ऐसा है कि मेन जो दोनों का कंपटीशन है वो कांग्रेस और भाजपा का ही है। और इसमें ये एक एक कदम जो है वो फूंक के भरना चाहते हैं, क्योंकि सबके लिए 2024 इलेक्शन जो है लोकसभा का वो जो है वो जीतना बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑपोजिशन लीडर्स हो, चाहे वो हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है वो हो। तो इसके लिए वो ये जो सेमीफिनाले है 5 विधानसभा इलेक्शन का, उसको अच्छे से लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, समय का अभाव हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खास बातचीत में हमारे साथ तमाम अहम जानकारी साझा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।